ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय मीन्स ऑफ फोर्स। वह फोर्स के थ्रू जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका वर्क बोलते हैं कि वर्क इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय मीन्स ऑफ फोर्स, है ना। तो ये आपने पढ़ा था। तो थोड़ा सा ना आपको आज जो है ना, आज के लेक्चर में थोड़ा सा फोर्स की नॉलेज लेनी होगी, क्योंकि अगर आपको फोर्स की नॉलेज नहीं होगी ना, तो इसके आगे के टॉपिक हम नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि पिछली बार तो क्या है ना, मेनली हमने कैलकुलस से ही सब कुछ पढ़ लिया था कि फंक्शन दिया हुआ था, हमको कैलकुलस आता था तो हम सीधे सीधे निकाल रहे थे। लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक फोर्सेस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मेन चीज तो वही है कि मैकेनिक्स में भी हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, और वर्क इज ऑल्सो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय मीन्स ऑफ ए फोर्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम फोर्सेस के बारे में नॉलेज लेते हैं, है ना, कि फोर्सेस एंड फ्री बॉडी डायग्राम। इसके बाद ही हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। फोर्सेस एंड फ्री बॉडी डायग्राम, है ना। इन शॉर्ट वी कॉल इट एज एफबीडी, है ना। इसी को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका फ्री बॉडी डायग्राम को वी कॉल इट एज एफबीडी, है ना। तो फोर्सेस एंड फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, जब भी हम फोर्सेस की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि फोर्सेस वो पुश एंड पुल होता है, जो कि किसी बॉडी के स्टेट में या उसके शेप में चेंज करता है, मेयरली डायरेक्शन चेंज करता है उसकी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचर में फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले जो हम चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज योर फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, है ना। कि भाई नेचर में कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, कोई बता सकता है क्या? So normal, gravitational, spring force, tension, friction. नहीं, ये फंडामेंटल नहीं है बेटा, तो डायनामिक फोर्सेस हैं। फंडामेंटली कौन से फोर्सेस होते हैं? फंडामेंटल में एक आपने सही बोला है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ फंडामेंटल फोर्स। Sir, electrostatic force, strong nuclear force, and nuclear force. आप सही बताया इन्होंने। एक तो आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा आपका फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं इसे। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, है ना। थर्ड आपका हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये आपके, हम सबसे पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं जो उसमें ये दिया हुआ है, दैट इज द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर के बारे में दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं वो ये चार ही होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जैसे हम बोल रहे हैं ना फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होता है ना। तो जो अर्थ के ग्रेविटी की वजह से होता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, है ना। लाइक वेट इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल आपका हो जाएगा वेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो आपने जो भी बोला है ना, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है, जो प्रोटॉन एंड प्रोटॉन में रिपल्शन की वजह से सेपरेट नहीं होते हैं ना, जो न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, फोर्स दैट बाइंड न्यूक्लियस। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट अल्फा डिके। जब भी आपका अल्फा डिके होगा तो उस टाइम जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, दिस इज ड्यू टू चार्ज। What is alpha decay? अल्फा डिके अभी आप पढ़ नहीं पाओगे, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस जो है ना उससे रेडिएशंस बाहर निकलते हैं, तो रेडिएशन का एक पार्ट अल्फा डिके होता है कि भाई अल्फा बीटा एंड गामा रेज निकलती है ना। कई बार आपने देखा होगा रेडियो एक्टिविटी जो होता है, कोई भी सब्सटेंस होगा तो उससे अल्फा बीटा एंड गामा रेज बाहर निकलती है ना। तो अल्फा डिके के ड्यूरिंग में आपका ये वीक न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो वेट हो गया, ग्रेविटेशनल पुल हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज होता है बॉडी में जो होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है फोर्स जो कि न्यूक्लियन को बाइंड करके रखता है, और वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया एक्ट ड्यूरिंग द अल्फा डिके। तो फंडामेंटल चार ही फोर्स होते हैं नेचर में। बाकी जो भी फोर्स हम जानते हैं ना वो सारे डिराइव्ड फोर्सेस हैं,
तो आप फंडामेंटली जानना है कि ये 4 फोर्स होते हैं, बाकी सारे फोर्सेस जो हो जाएंगे वो फंडामेंटल से डिराइव होंगे, है ना। तो जो नेक्स्ट चीज हम इससे पढ़ते हैं इसके बाद, है ना, ये फंडामेंटल फोर्सेस के बाद आप जो लिस्ट बता रहे थे दैट इज द कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, है ना, कि भाई मैकेनिक्स में जो कॉमन फोर्सेस हम इनकाउंटर करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो नेक्स्ट चीज आ जाएगा दैट इज योर कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स। फोर्सेस इन मैकेनिक्स, कि भाई मैकेनिक्स में कॉमन फोर्स कौन कौन से होते हैं, कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स, है ना, कि भाई मैकेनिक्स में कौन सा बेसिकली आपके कॉमन फोर्सेस होते हैं जो कि इसी से ड्राइव होंगे, है ना। उसका नेचर कहीं ना कहीं देखो, थर्ड एंड फोर्थ जो है ये तो बहुत ज्यादा मैकेनिक्स में यूज होता नहीं है, ये तो न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी होती है, इसकी तो फिजिक्स ही अलग है ना। इसकी फिजिक्स को भी कॉल्ड एज ए क्वांटम फिजिक्स, इसकी फिजिक्स को हम बोलते हैं बेसिकली आपकी क्वांटम फिजिक्स। मेनली जो मैकेनिक्स में फोर्सेस आएंगे यही दोनों आएंगे, दैट इज या तो ग्रेविटेशनल होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक ही वेट ही होता है, तो इसके अलावा जो भी फोर्सेस होते हैं कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, है ना। तो कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला चीज यही जानना है आपको कि सबसे पहला जो फोर्स होता है वो होता है वेट। तो वेट हम जानते हैं, वेट इज ए ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ये वेट जो हो जाएगा, ये मैं लॉज ऑफ मोशन आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, लॉज ऑफ मोशन तो उस ट्रैक में आप कैनेमेटिक्स के बाद पढ़ोगे, लेकिन ये नॉलेज अगर नहीं दूंगा तो आप फर्दर वर्क एनर्जी चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे। तो एक शॉर्ट है, इट विल नॉट टेक मोर देन टुडे क्लास, है ना, आज की क्लास में ही हो जाएगा आपका। तो कल की क्लास में फर्दर हम फिर से वर्क एनर्जी पढ़ने लगेंगे। तो जो वेट होता है दिस इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, है ना, कि जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ पुल करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका वेट। तो आपको पता है किसी भी चीज का अगर मास m है तो उसका वेट mg होता है, कि अगर मास इसका m है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, इसलिए आपका mg हो जाएगा। और मेन चीज है कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा आपका, वेट की क्या डायरेक्शन होती है, सेंटर ऑफ अर्थ। हाँ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, या लूज सेंस में हम बोल सकते हैं इट एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना, कि वेट एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, है ना। वैसे तो सही है आपका कहना कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। कि जो वेट एक्ट करता है ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। कि सपोज आपने यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का मास सपोज m है, तो इसका जो वेट होगा एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, चाहे ब्लॉक कहीं भी रखा हो। मान लो किसी इंक्लाइन प्लेन में भी ऐसे कोई ब्लॉक रखा हुआ है ना, इस तरह से किसी इंक्लाइन प्लेन में इसका एंगल थीटा है, तो इसमें भी वेट की डायरेक्शन जो होगी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, है ना। तो वेट तो सीधे सीधे डाउनवर्ड एक्ट करता है ना, टुवर्ड्स द सेंटर भी सही बोला आपने, लेकिन ओनली ये सब चीजों का साइज बहुत छोटा है और अर्थ का साइज तो बहुत बड़ा है ना, तो उसको अगर हम नेग्लेक्ट करें तो नॉर्मली वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, है ना। तो वेट की डायरेक्शन सिंपल सी वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, और इसका बेसिक नेचर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा ग्रेविटेशन, है ना, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ही। तो पहला फोर्स तो ये आ गया। सेकेंड फोर्स जो मैकेनिक्स में आता है दैट इज योर टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग या रोप कोई भी चीज ले लो उसमें टेंशन डेवलप होती है, तो टेंशन भी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। वो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो तो बड़ी कॉम्प्लेक्स थ्योरी है, फिलहाल हम टेंशन बोलेंगे कि टेंशन इन द स्ट्रिंग को हम T से शो करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं, किसी का माइक ओपन है बंद कर दो उसे बेटा, माइक ओपन है, ओके कोई नहीं, है ना। तो जो नेक्स्ट फोर्स हम इससे पढ़ते हैं वी स्टडी द टेंशन स्ट्रिंग T। तो सिंपल से हम बोलेंगे टेंशन एक्ट along a tight string, tight string,
कि किसी भी टाइट स्ट्रिंग के अलोंग क्या एक्ट करता है, बेसिकली आपका टेंशन एक्ट करेगा. टेंशन एक्ट अलोंग ए टाइट स्ट्रिंग, है ना. इस नेचर इज पुलिंग, इस नेचर इज पुलिंग, है ना. एंड इट एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम बॉडी. कि भाई टेंशन या किसी भी चीज से ना, स्ट्रिंग से हम किसी चीज को पुश थोड़ी कर सकते हैं, हमेशा पुल कर सकते हैं. तो एक पुलिंग नेचर का फोर्स होता है, और कोई भी चीज अगर पुलिंग नेचर की होगी तो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी होगी. डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है कि जो इसका एक्शन डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द बॉडी होती है ना. इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कोई ब्लॉक ले लूं, है ना, किसी स्ट्रिंग से मैं इसको हैंग कर दूं, किसी ब्लॉक को, है ना, कि किसी ब्लॉक को इस तरह से हम ऐसा ले लें और इसको किसी स्ट्रिंग से हम हैंग कर देते हैं. इस तरह से कोई ब्लॉक आपकी स्ट्रिंग से हैंग है, एम मास का ब्लॉक, है ना. तो ऑब्वियसली बात है कि इसका वेट तो नीचे एक्ट करेगा, वो अभी आपने पढ़ लिया, लेकिन इस स्ट्रिंग के अलोंग एक फोर्स एक्ट करेगा, उसी को हम टेंशन फोर्स बोलते हैं. ये आपका टी फोर्स हो गया, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग. एंड जो भी हमने बॉडी अंडर कंसिडरेशन लिया है उससे टेंशन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, बेसिकली आपकी अवे होगी, है ना. कि अलोंग द स्ट्रिंग एंड टेंशन उससे अवे आ जाएगा. तो दूसरा फोर्स आपका टेंशन हो गया. कोई स्ट्रिंग अगर स्लैक हो गई, इफ स्ट्रिंग इज स्लैक, ढीली हो गई, तो मतलब उसमें टेंशन 0 हो जाता है. इसको मैं ढीला कर दूं, इस तरह से टाइट नहीं है, तो उसमें टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली आपकी 0 हो जाएगी. तो टेंशन की मेन डायरेक्शन है कि हमेशा जो होती है, जो भी सिस्टम या बॉडी होती है उससे वो अवे एक्ट करती है. सर जो आपने इसमें इलस्ट्रेशन बनाई है, इसमें टेंशन और वेट का कोई रिलेशन है, मतलब इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है क्या? हाँ देखो अभी उसको, लेकिन एक्चुअली ना उसको अगर हम इक्वल करेंगे ना तो हम लॉज ऑफ मोशन में आ जाएंगे. वैसे सही होता है कि ये चीज इक्विलिब्रियम में है. हम बोलते हैं कि जो ब्लॉक है ना वो इक्विलिब्रियम में है. तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो T माइनस mg की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो टेंशन और वेट का मैग्नीट्यूड सेम होता है. लेकिन अभी अब इसके बारे में मत पढ़ो, है ना. कि वैसे सही है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन को वेट बैलेंस कर रहा होगा. अगर ऐसा नहीं होता तो नीचे चला जाता ना. तो इक्विलिब्रियम में तो T माइनस mg की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो T इक्वल टू mg होगा, है ना. तो ये आपका आ गया. तो सेकंड आपका आ गया टेंशन इन स्ट्रिंग. थर्ड जो फोर्स होता है जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, वी स्टडी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या सिंपल नॉर्मल फोर्स लिखिए कि नॉर्मल फोर्स, है ना. कि भाई नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स कि जब भी बात करते हैं नॉर्मल फोर्स इज ए काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना. कि इससे काइंड ऑफ जो होता है ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है. ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है. एंड इट आई एक्ट perpendicular to the contact surface, perpendicular to contact surface, है ना. कि इससे काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स एंड इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड टुवर्ड्स द बॉडी. टुवर्ड्स द बॉडी. तो टेंशन से जस्ट अपोजिट है कि भाई जो नॉर्मल फोर्स है इससे काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स कि तभी एक्ट करेगा जब दो चीजें कांटेक्ट में आएंगी. एंड इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस एंड टुवर्ड्स द बॉडी एक्ट करता है ना. मतलब इसका जो नेचर होता है वो पुशिंग होता है. नेचर इज पुशिंग, है ना. मतलब इसका मतलब जस्ट ये हो गया कि सपोज आपने ये कोई सरफेस ले लिया और इस सरफेस के ऊपर कोई आपने ब्लॉक प्लेस कर दिया, तो अभी आपने पढ़ा वेट डाउनवर्ड लगेगा, लेकिन आपको पता है इस ग्राउंड में और इस ब्लॉक में कांटेक्ट है ना. तो कांटेक्ट है तो एक नॉर्मल फोर्स लगेगा. ये नॉर्मल फोर्स कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एंड कांटेक्ट सरफेस से बॉडी की तरफ होगा ऐसे. तो दिस इज योर नॉर्मल फोर्स.
नॉर्मल फोर्स को जब हम डिनोट करते हैं तो हम एन से डिनोट करते हैं, है ना, कि इसमें एक कॉन्टेक्ट सरफेस से बॉडी की तरफ क्या एक्ट कर रहा है, बेसिकली आपका नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है। अगेन वही है कि ये भी चीज तो इक्विलिब्रियम में है ना। अभी मैं एक्चुअली लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं जस्ट फोर्सेस की नॉलेज दे रहा हूँ। इक्विलिब्रियम में अगर है तो एन माइनस एम जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वेट के इक्वल हो जाएगी। कि अगर एन माइनस एम जी 0 है तो एन की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, बेसिकली आपके वेट के, है ना। तो ये आपका आ गया, तो ये जो फोर्स आ गया, ये फोर्स कौन सा है, बेसिकली आपका नॉर्मल फोर्स, है ना। कई बार हम इसको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स भी बोल देते हैं। तो जब दो चीजें कॉन्टैक्ट लूज करती हैं, तो जैसे स्ट्रिंग स्लैक होती है तो टेंशन 0 होता है, जब दो चीजें कॉन्टैक्ट लूज करेंगे तो नॉर्मल 0 हो जाएगा, है ना। कि पहले आप इसको लिख लो, तो इसके बिना हम फोर्सेस की नॉलेज नहीं होगी ना, तो उसकी वजह से वर्क डन हम कैसे निकालेंगे। सर जो ये इंक्लाइन प्लेन में आपने ब्लॉक रखा है सर, उसमें नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रही होगी? उसमें भी लग रहा होगा, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो। इंक्लाइन प्लेन पे जो मैंने ब्लॉक रखा है, इसमें ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, कॉन्टेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, है ना, कि जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर, एंड कॉन्टेक्ट सरफेस से बॉडी की तरफ, जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस होगा उससे बॉडी की तरफ एक्ट कर रहा होगा। सर तो इस सिचुएशन में जो आपने इंक्लाइन प्लेन पे बनाया है, इस सिचुएशन में तो नॉर्मल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डोंट एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा अपोजिट एक्ट करें, जरूरी नहीं है। अच्छा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे इस केस में अपोजिट है, वही तो मैं ये कंसेप्ट क्लियर करना इसलिए तो जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पता तो होता है लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होती है। तो इट्स नॉट लाइक कि नॉर्मल एंड वेट जो होंगे वो अपोजिट होंगे, ये भी जरूरी नहीं कि नॉर्मल और वेट इक्वल होंगे हमेशा। वो तो इस केस में इक्विलिब्रियम से ये चीज आई है, नॉर्मल एक इंडिपेंडेंट चीज है। हाँ, मतलब प्रेसिंग फोर्स होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो प्रेसिंग फोर्स को काउंटर करने के लिए नॉर्मल फोर्स राइज होता है। जैसे यहाँ पे वेट नीचे इसको प्रेस कर रहा है तो अपोज करने के लिए नॉर्मल फोर्स आ गया, वेट इसको प्रेस कर रहा है, नॉर्मल फोर्स आ गया। तो जो भी कॉन्टेक्ट सरफेस होगा, इफ दिस इज द कॉन्टेक्ट सरफेस, तो इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स विल एक्ट। जो नॉर्मल फोर्स होगा कॉन्टेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर एक्ट करेगा, दिस इज नॉर्मल फोर्स। क्या इसके बाद आते हैं, वही मैं जो बात कर रहा था आपसे कि अगर दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट लूज होता है, then normal force become 0, है ना, कि if two surfaces loses contact then normal force become 0, है ना। जैसे स्ट्रिंग स्लैक होती है तो टेंशन 0 हो जाता है, वैसे अगर दो सरफेस कांटेक्ट लूज करते हैं तो उस केस में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी 0 हो जाती है ना। इन दैट केस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, है ना। और कोई जरूरी नहीं कि नॉर्मल सिर्फ वेट की वजह से राइज होता है, कोई भी पुशिंग फोर्स की वजह से हो सकता है। जैसे इसको अच्छी तरह से अगर हम समझें तो मैं आपको ऐसा बता सकता था, ये आपकी कोई सपोज किसी वॉल का कॉर्नर है ऐसा, है ना, और यहाँ पे मैंने ऐसे ब्लॉक रख दिया कोई, लाइक दैट, ये आपका कोई ब्लॉक आ गया यहाँ पे वॉल के कॉर्नर में, है ना। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक फोर्स भी अप्लाई करते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो एक तो फोर्स यहाँ से लग रहा है ना, और एक वेट तो लग ही रहा होगा नीचे की तरफ, है ना। तो अगर दो जगह पे कांटेक्ट है, देयर विल बी टू नॉर्मल, एक तो ग्राउंड का नॉर्मल होगा, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगी n1, और एक इस वॉल का नॉर्मल होगा, उसकी डायरेक्शन राइटवर्ड हो जाएगी n2, है ना। ये जो n1 है वो वेट को बैलेंस करेगा और n2 जो है अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करेगा, है ना। तो हमेशा जितने भी कांटेक्ट होते हैं सारे कांटेक्ट सरफेस की नॉर्मल होती है, बस शर्त है कि कोई प्रेसिंग होना चाहिए, प्रेसिंग होगी तभी नॉर्मल राइज होता है।
तो ये आपका नॉर्मल फोर्स आ गया। This is the third kind of force. है ना? फोर्थ फोर्स होता है दैट इज योर स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स है ना? तो स्प्रिंग फोर्स आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स एक्ट इन एक्सटेंडेड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स एक्ट इन एक्सटेंडेड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग। अगर कोई भी एक्सटेंडेड या कंप्रेस्ड स्प्रिंग है तो उसमें क्या करेगा बेसिकली आपका स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स एक्ट इन एक्सटेंडेड और कंप्रेस्ड स्प्रिंग, है ना? कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा आपका कि सपोज करो इस तरह से कोई स्प्रिंग है ना? इस तरह के जो कॉइलिंग हो जाती है इसी को तो हम स्प्रिंग बोलते हैं, ये ऐसा है ना? स्प्रिंग में जब एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं होता है तो उसकी जो लेंथ होती है दिस इज नोन एज ए नेचुरल लेंथ। L naught is called as a natural length, है ना? L naught जो होती है वो क्या होती है बेसिकली आपकी नेचुरल लेंथ होती है। तो इसमें अगर मैं कोई फोर्स अप्लाई करूं, दोनों तरफ से पुल करूं, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, मतलब ये एक्सटेंडेड हो गई, ये एक्सटेंड होके आपकी इस फॉर्मेट में आ गई, है ना? अब इसकी जो लेंथ होगी ये स्प्रिंग की वो L naught प्लस एक्स होगी। एक्स इज द एक्सटेंशन, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स लग जाएगा, है ना? और इस स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है स्प्रिंग फोर्स F, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस एक्स। जितना ज्यादा हम एक्स बढ़ाते जाएंगे स्प्रिंग फोर्स उतना बढ़ता जाएगा। भाई जितना ज्यादा पुल करोगे फोर्स उतना ही तो ज्यादा बढ़ता जाएगा। वाई माइनस, माइनस का मतलब क्या होता है यहाँ पे? डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। इस नेगेटिव का मतलब है इस डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। कि डायरेक्शन जो होगी वो डिस्प्लेसमेंट की कैसी होती है बेसिकली आपकी अपोजिट होती है ना? अगर डायरेक्शन इसमें डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड हो रहा है तो जो स्प्रिंग फोर्स एक्ट करेगा वो इनवर्ड एक्ट करेगा, इसको वापस लाना चाहेगा। रिस्टोरिंग फोर्स होता है कि आप इसको पुल करोगे तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा अंदर की तरफ दोनों तरफ लाएगा, है ना? तो जो डायरेक्शन होती है अपोजिट और डिस्प्लेसमेंट होती है, ऑब्वियसली बात है कि जब प्रोपोर्शनल साइन आएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है की, जो आपने डायमेंशंस में पढ़ा होगा। इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना? तो स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स होती है। स्प्रिंग फोर्स का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिख दूं सिर्फ तो सिंपल आपका के एक्स हो जाएगा, है ना? तो जब एक्सटेंड करेंगे तो अंदर की तरफ एक्ट करेगा, जब कंप्रेस करेंगे तो बाहर की तरफ एक्ट करेगा। कि अगर इसी स्प्रिंग को मैं कंप्रेस कर दूं ऐसे कि दोनों तरफ से इस तरह से कोई पुशिंग फोर्स लगा दूं तो अब इसकी लेंथ कम हो जाएगी, L नॉट माइनस एक्स हो जाएगी। तो इसमें जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो आउटवर्ड लग जाएगा, हाँ? कि जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो किस तरफ लग जाएगा, इसलिए आपका आउटवर्ड लग जाएगा। तो जो भी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है फोर्स कैसे एक्ट करेगा, अपोजिट। ये एक आपने स्प्रिंग फोर्स की नॉलेज है। ठीक है, तो ये फोर्थ फोर्स होगी। आप ध्यान रखना कि जो स्प्रिंग फोर्स भी है ये भी फंडामेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का ही होता है। मैंने बताया ना वेट के अलावा सारे जो फोर्स मैकेनिक्स में आएंगे वो फंडामेंटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होंगे, चाहे नॉर्मल फोर्स हो, टेंशन हो, स्प्रिंग फोर्स हो, फ्रिक्शन हो, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, है ना? तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से।
ये आपका स्प्रिंग फोर्स आ गया। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स के बाद एक लास्ट जो हम फोर्स पढ़ते हैं, जो कॉमन मैकेनिक्स में आपको यूज होगा बार बार, दैट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। वी कैन टॉक अबाउट द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ, तो आपको पता है कि एक्चुअल में सरफेस रफ होता है ना, तो रफनेस से फ्रिक्शन हम मेजर करते हैं कि भाई कोई भी चीज अगर हम ध्यान दें तो वैसे देखने में जैसे ये दोनों कांटेक्ट हैं, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या, पहले डिफाइन कर देता हूं मैं फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है, बाद में इसका डायग्राम बनाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, इज ऑल्सो ए कॉन्टैक्ट फोर्स। ये भी आपका एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है ना। एक्ट along the contact surface, along the contact surface, है ना, and opposes relative motion। फ्रिक्शन का पर्पस ही होता है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। रिलेटिव मोशन और स्लिपिंग को अपोज करता है फ्रिक्शन आपका, तो फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन और स्लिपिंग को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन और स्लिपिंग, है ना। कि फ्रिक्शन फोर्स का पर्पस ही है कि रिलेटिव मोशन या स्लिपिंग को क्या करता है, बेसिकली आपका अपोज करता है ना। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स में जस्ट ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं सिंपल से अगर कोई सिचुएशन ले लूँ यहाँ पे, ज्यादा डिटेल में तो इसके बारे में हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया जरूरी है कि यहाँ पे हम ऐसा ले लेते हैं कि कोई आपका इस तरह से कोई ब्लॉक प्लेस कर दिया हमने इसको, और मैंने ये बोला ये सरफेस आपका रफ है, दिस सरफेस इज रफ, स्मूथ नहीं है बल्कि रफ सरफेस है ना। अब रफ सरफेस है और m मास के यहाँ पे कोई ब्लॉक आपने प्लेस कर दिया, तो अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं यहाँ पे कोई अप्लाइड फोर्स, तो अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो क्या चीज इसको रोक रही होगी? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ऑब्वियसली बात है कि भाई फोर्स अप्लाई करने पे अगर ये स्मूथ सरफेस होता तब तो ये आगे चला जाता ना, तो अगर बहुत कम हम फोर्स अप्लाई करें तो ये मूव नहीं भी कर सकता है। तो जो फोर्स इसको अपोज करती है वो क्या होती है? फ्रिक्शन। वही चीज है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये राइटवर्ड जाना चाहता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा? उसको अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन जो होगा, जो कॉन्टेक्ट सरफेस होगा उसके अलोंग एक्ट करता है, पैरेलल, ऐसे बना देंगे। एंड अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी मोशन की टेंडेंसी राइटवर्ड है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसके अपोजिट एक्ट करेगा। ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। ये फोर्स तो आपका अप्लाइड फोर्स है जो आपने अप्लाई किया है। अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा। ये फोर्स कौन सा हो जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। बॉडी अगर रेस्ट पे है मतलब कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, है ना। कि भाई कैपिटल एफ किसके इक्वल होगा? अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। ध्यान रखना, जब बॉडी रेस्ट पे रहती है उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। कि बॉडी अगर कोई रेस्ट पे है उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है दैट इज नोन एज ए स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। इज ऑलवेज equal to applied force, equal to applied force। कि आपने फोर्स अप्लाई किया, अगर ये मूव नहीं कर रहा है मतलब इस फोर्स को फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है, तो ये जो फ्रिक्शन लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंपली आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बॉडी रहती है। बताओ सर, ये भी तो हो सकता है कि अप्लाइड फोर्स जो है वो फ्रिक्शन फोर्स से कम है। देखो ये जो अप्लाइड फोर्स है ना, ये तो अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स से कम, मतलब ये ध्यान रखना, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, कोई फिक्स इसकी वैल्यू नहीं होती है।
स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मतलब क्या होगा ना कि जैसे अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो फ्रिक्शन भी जीरो होगा। जैसे आपने कुछ फोर्स लगाया तो इक्वल अमाउंट का फ्रिक्शन लग गया। आप जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाओगे यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जब तक ये रेस्ट पे है तो अप्लाइड फोर्स जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मतलब इसीलिए हम यहाँ पे एक ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से ग्राफ बना दूं कि भाई जो एक्स एक्सिस के अलोंग हम अप्लाइड फोर्स लेते हैं और वाई एक्सिस के अलोंग हम फ्रिक्शनल फोर्स ले लेते हैं। तो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स का जब ग्राफ बनाएंगे ना तो आपने बोला कि भाई जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो स्टार्टिंग में ये जो ग्राफ का नेचर होगा वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इस तरह से इसका ग्राफ का जो नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, एक्जेक्टली आपका स्ट्रेट लाइन ऐसा कि जैसे जैसे आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता गया। लेकिन आपको तो हमेशा बढ़ता नहीं रहेगा ना। एक स्टेज पे क्या होगा, आप ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाओगे, बहुत कम लगाओगे तो मूव नहीं करेगा। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है और ये रेस्ट पे अभी भी है। लेकिन इस स्टेज पे जस्ट मूव करने वाला होगा ना, एक स्टेज पे जस्ट ये क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगा। तो पहला जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो तो स्टैटिक होता है, अलग तरह के फ्रिक्शनल फोर्स लगते हैं, है ना। जब बॉडी इज अबाउट टू स्लिप होती है, सेकेंड, बॉडी इज अबाउट टू स्लिप होती है, अबाउट टू स्लिप, है ना, उस टाइम जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। कि इस तरह के फ्रिक्शन को वी कॉल एज ए लिमिटिंग फ्रिक्शन। कि जब बॉडी अबाउट टू स्लिप होगी तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगेगा वी कॉल इट एज ए लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा और एक स्टेज पे फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, उसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएल। इसके बाद अगर आपने फोर्स बढ़ाया तो बॉडी एक्चुअली स्लिप करने लगेगी, एफएल आ गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। हाँ देखो, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसको एफएस लिख लो आप यहाँ पे। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है, या रहने दो स्मॉल एफ लिख दो। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। कि भाई जितना ज्यादा यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लगेगा उतनी ज्यादा प्रेसिंग होगी, और जितनी ज्यादा प्रेसिंग होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, बेसिकली आपका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाएगा, है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स होता है। तो जब इससे प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे यहाँ पे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे, ये कांस्टेंट होता है म्यू एस। म्यू एस इज नोन एज ए कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, कि यहाँ पे म्यू एस आ जाएगा और म्यू एस को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आ गया, है ना, कि भाई जब बॉडी अबाउट टू स्लिप होगी उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है म्यू एस इंटू एन होती है। एन तो नॉर्मल फोर्स है, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। क्या होता है मैं इसको बताता हूँ आपको, मैं ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, पहले आप इसको लिख लो। फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन में तो ये पूरा पूरा टॉपिक है ना, तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं हम इसमें, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक ब्रीफ आइडिया हम ले रहे हैं। सर आपने अभी वो लिमिटिंग फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू एन लिखा है, एन क्या है? एंड नॉर्मल फोर्स, अच्छा ओके। वही जो पहले बता रहा हूँ मैं उसमें, मतलब जितना ज्यादा प्रेसिंग होगी ना उतनी ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ता जाता है, जितने ज्यादा एक दूसरे को कांटेक्ट से प्रेस करेंगे।
ठीक है ना, ये आपका गया इस तरह से। तो ये आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ कि जैसे आपने बोला कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ना, दिस इज इक्वल टू द म्यू एस इनटू एन। एफ एल इक्वल टू आपका हो जाएगा म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस जो होता है ये आपका, इसको हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, कि भाई कोई चीज कम रफ होगी, कोई चीज ज्यादा होगी, तो जो ज्यादा रफ होगी उसका कोफिशिएंट ज्यादा होगा, जो कम रफ होगी उसकी कोफिशिएंट कम होगी। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो आ गया वो आपका ये होता है, दिस इज योर लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एल आ गया, है ना। कि और जो इसमें कोफिशिएंट है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस जो कॉन्टेक्ट में। स्टिल हम नहीं मानते हैं कि पहले मैंने कम फोर्स लगाया, तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते जा रहा था और इसको बैलेंस करके रेस्ट पे रख रहा था। लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो एक स्टेज आई कि स्लिपिंग स्टार्ट हो गई जस्ट, तो उस टाइम जो फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग आ गया। अगर मैं स्टिल और फोर्स बढ़ाऊं तो बॉडी स्लिप करने लगेगा। तो जब बॉडी स्लिप करना स्टार्ट कर देता है ना, तो तीसरे तरह का फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन बॉडी स्टार्ट स्लिपिंग, देन काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट या काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट, है ना। कि जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उस टाइम काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के होता है, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। तो जैसे हम प्रोपोर्शनल साइन यहाँ पे हटाएंगे, आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और ये कांस्टेंट आपका होता है म्यू के इंटू एन। और म्यू के जो होता है, दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। है ना, कि म्यू के क्या होता है, आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। नॉर्मल तो दोनों में कॉमन ही है। तो ये जो फ्रिक्शन जब बॉडी स्लिप करने लगती है, अबाउट टू स्लिप में लिमिटिंग, एक्चुअल जब स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है कि बॉडी इस तरह से आपकी किसी वी वेलोसिटी से स्लिप कर रही है ऐसे, तो इस टाइम जो फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे वो काइनेटिक नेचर का होता है ना। तो दो तरह के कोफिशिएंट होते हैं, इसका भी ये भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट सरफेस टू। कॉन्टेक्ट सरफेस, तो क्या होता है ग्राफ में, अगर हम देखें ना, तो ग्राफ में स्लाइटली डिप आता है यहाँ पे, कि जैसे जैसे आपने फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता गया, लिमिटिंग आ गया, इसके बाद हल्का सा ग्राफ नीचे जाता है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद जितना मर्जी आप फोर्स बढ़ाओ, फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होती है, यही आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। हाँ, तो मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम होता है, इसका मतलब ये हो गया। इसको प्लॉट कर लो, ग्राफ कंप्लीट कर लो पहले। सर आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो। अभी जाएंगे, अभी जाएंगे, पहले इस ग्राफ को कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। है ना, कि पहले स्ट्रेट लाइन था, मैक्सिमम पहुंचा, फिर डिप हुआ, फिर कांस्टेंट हो गया। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है, यही आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना। ये आपका गया इस तरह से। और यहां से प्रूफ हो गया कि एफ के इज लेस देन एफ एल होता है। मतलब यहां से भी चीज आ गई कि म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होती है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है एज कंपेयर टू द स्टैटिक। तीन तरह के फ्रिक्शन होते हैं, रेस्ट, अबाउट टू मूव, एक्चुअली मूविंग।
है नहीं? तो ये आपका आ गया है ना। तो सिंपल सा ऐसा आ गया कि इस पूरे चीज को अगर मैं समराइज करूं तो कहीं पे भी अगर अप्लाइड फोर्स, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो चेक करने के लिए आता है कि भाई बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। जैसे आप बोल रहे थे ना कि आपने फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी स्लिप करेगी या नहीं करेगी, ये डिसाइड करता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है ना। तो अगर कोई अप्लाइड फोर्स किसी केस में इफ इट इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, कि अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, देन बॉडी रेस्ट पे रहेगी, ये मूव नहीं करेगी। और जब रेस्ट पे रहेगी तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है। फर्स्ट लाइन ये हो गई। इनडायरेक्टली इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपका जो फोर्स अप्लाइड है अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी, उस टाइम स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा जो कि अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। जब अप्लाइड फोर्स की बॉडी लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल होगी तो इट इज अबाउट टू मूव, अबाउट टू स्लिप। और अबाउट टू स्लिप जब होता है तो उस टाइम लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो म्यू इंटू एन के इक्वल होती है। एंड थर्ड आ गया, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, बॉडी इज स्लिपिंग। जब बॉडी स्लिप करती है तो उस टाइम काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है ना, एफ के। और एफ के की जो वैल्यू होती है वो म्यू के इंटू एन के इक्वल होती है। तो 3 स्टेजेस होते हैं फ्रिक्शन के, है ना। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। है ना। तो ये थोड़ा सा फ्रिक्शन का आपने ब्रीफ आइडिया लिया। वैसे तो बहुत डिटेल चैप्टर है ये, वो तो लॉज ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने फोर्स का आपको उतना आइडिया दिया है जिससे कि आप वर्क में समझ सको इन चीजों को। लाइक वेट, डायरेक्शन मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वर्टिकली डाउनवर्ड। टेंशन जो भी बॉडी होगी उससे अवे, नॉर्मल परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द बॉडी, है ना। स्प्रिंग फोर्स जो भी एक्सटेंशन होगा उसके अपोजिट, और इसकी वैल्यू के एक्स के इक्वल होती है। के स्प्रिंग कांस्टेंट है। फ्रिक्शन थोड़ा सा बड़ा है। फ्रिक्शन 3 तरह के होंगे ना, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। लेकिन जो भी फ्रिक्शन होगा वो हमेशा रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है। अगर इसकी स्लिपिंग राइटवर्ड हो रही है तो फ्रिक्शन अपोजिट होगा। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव स्लिपिंग। रिलेटिव स्लिपिंग को हमेशा क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या अब हम आ जाते हैं फिर से वर्क के ऊपर, ये चीजें जानने के बाद, क्योंकि इसके जाने बिना तो वर्क हम पढ़ नहीं पाएंगे ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया चीजें। फिर से हम वर्क के ऊपर आ जाते हैं। तो वर्क जो आपने लिखा था डेफिनेशन,
अब उसी डेफिनेशन पे आते हैं कि भाई वर्क जो होता है ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। इसी को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं एफ एस कॉस थीटा, है ना। और एस कॉस थीटा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलाउ। जो एस कॉस थीटा होगा वो क्या होता है, अपने ऐसे तो बोला कि सपोज फोर्स ऐसा लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है और ये एंगल थीटा है, तो एस का कंपोनेंट अगर मैं फोर्स के अलाउ निकालूं यही तो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। तो एस कॉस थीटा होता है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आपको हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो कई बार हम ये भी लिख लेते हैं वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर अपोजिट है तो वर्क की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। हाँ, वर्क पॉजिटिव कम होगा व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। आर इन सेम डायरेक्शन, एंड ये वर्क नेगेटिव कब होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। वही एक्यूट और ऑप्टिक्स एंगल उससे भी बोल सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो वर्क आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और अपोजिट होंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये जस्ट आपने कर लिया। तो ये डेफिनेशन भी याद करने से आपका काम चल जाता है जब फोर्स कांस्टेंट हो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जब सेम होगा तो पॉजिटिव होंगे, अपोजिट होगा तो नेगेटिव होंगे। जैसे अगर मैं एक सिचुएशन ले लूं, इस तरह से कि ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर कोई ब्लॉक आपने प्लेस कर दिया, है ना, और इस पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे आपने कोई फोर्स लगा दिया ऐसे, या फोर्स किसी एंगल पे लगा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने किसी एंगल पे फोर्स लगा दिया ऐसे एफ, और ये सरफेस रफ है ना, स्मूथ नहीं, रफ सरफेस है ये, और ये बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया आपने यहां तक, है ना, फोर्स अप्लाई करके किसी एंगल थीटा पे आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया किसी एस से, एस इज द डिस्प्लेसमेंट, ऐसा हो गया, है ना। तो आप देखो इसमें बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे ना ब्लॉक के ऊपर। कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो आपने अप्लाइड फोर्स लगाया वो, उसके नॉर्मल, ग्रेविटेशन, वेट लग जाएगा, एक नॉर्मल लग जाएगा, और कुछ लगेगा क्या, अगर फ्रिक्शन है तो वो हाँ है, रफ सरफेस है ये, फ्रिक्शन। रफ सरफेस है, दिस सरफेस इज रफ, एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लग जाएगा। और किस नेचर का फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक, क्योंकि एक्चुअल स्लिप करता हुआ जा रहा है ना, तो यहाँ पे एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा एफ, काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। तो आप देखो इसमें बहुत सारे फोर्सेस लग गए, एफ लग गया, 1 2 3 4 फोर्सेस हैं,
तो जब भी हम वर्क निकालते हैं ना, तो अलग अलग हर फोर्सेस की वजह से अलग अलग निकालते हैं कि भाई अप्लाइड फोर्स की वजह से अलग से निकालेंगे, नॉर्मल की वजह से अलग से निकालेंगे, वेट की वजह से अलग निकालेंगे, एफके की वजह से अलग निकालेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स इस केस में कितना वर्क करेगा, क्या आप बता सकते FS cos theta. हैं? एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, एफ एस कॉस थीटा आ गया। व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स, 0. जीरो। बिल्कुल, क्यों जीरो होगा, तो क्योंकि Angle Z, cos 9. 90 is 0. 90 डिग्री, वही बात है ना, कि भाई नॉर्मल भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन थीटा तो 90 है ना, थीटा बिल्कुल सही है, बोल रहे हो, बिल्कुल आपने सही बोला, ये एंगल 90 है। तो वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स में नॉर्मल फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, इन दोनों के बीच में एंगल तो 90 डिग्री है, तो ये जीरो हो जाएगा, बिकॉज जो भी आपका नॉर्मल फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जब भी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स होते हैं तो वर्क की वैल्यू जीरो होती है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द वेट, 0. ये भी जीरो, क्योंकि वेट भी डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ माइनस, आप इसको ऐसा लिखोगे, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया, डिस्प्लेसमेंट लग गया, एफ एस आ गया, इनटू कॉस, कॉस थीटा कितना हो जाएगा इस केस में, 180. sir. 180 डिग्री, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो राइट वर्ड है और फोर्स लेफ्ट वर्ड है, तो कॉस 180 डिग्री आ गया। तो कॉस 180 डिग्री जो होता है, तो माइनस एफ कैस हो जाएगा ना। ये माइनस मैंने बाहर लिखा नहीं है सर, ये हटा दिया है भाई, जब या तो 180 लिखेंगे या माइनस लिख लेंगे, हाँ? तो कॉस 180 डिग्री माइनस अपने आप ही आ जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा वो माइनस एफ के एस हो जाएगा। इसलिए तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी लॉस होती है, क्योंकि वो निगेटिव वर्क करता है और वो वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाता है। ये वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कहाँ चला जाता है, वो कन्वर्ट इनटू द हीट, दिस वर्क कन्वर्ट इनटू हीट। है ना, तो ये आपका गया। ये आप ऐसे ही बोल सकते थे कि भाई एफ के लेफ्ट वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट राइट वर्ड है, तो वैसे ही निगेटिव हो पाएगी, मल्टीप्लाई करके माइनस साइन लगा देते हैं उसमें। तो देखो हर फोर्स की वजह से अलग अलग आपको वर्क निकालना पड़ता है, ये मेन चीज सीखना है आपने, है ना, तो इसलिए तो सारा कुछ मैंने बताया आपको। ये आपका देगा सर। ये WFK में एरो लगा के क्या लिखा है, कहाँ पे, तो एरो लगा के लिखा है कन्वर्ट, हाँ इट कन्वर्ट इनटू हीट। वह जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क होता है वो कहाँ जाता है, नेगेटिव का मतलब एनर्जी लॉस हो रही है, वो एनर्जी लॉस होकर कहाँ जाती है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आप एक कोई ब्लॉक लो, उसको कोई वी वेलोसिटी दे दो और स्लिप करवा दो, तो कुछ देर बाद रुक जाएगा ना, तो हम बोलेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में चली गई, और अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई, वो चीजें हीट अप हो जाएंगी जब इस दो चीजों को हम रब करते हैं। तो फ्रिक्शन वाला जो वर्क होता है वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में। ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगा आपको, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमेशा इसी तरह से वर्क निकालना है, एक एक फोर्स को अलग अलग आइडेंटिफाई करके वैसे वर्क डन निकालना है।
टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसको सम कर देंगे हम, कि अगर किसी ने सिग्मा डब्ल्यू पूछा होता तो सारे वर्क को हम सम कर देते। लेकिन फिलहाल अलग अलग वर्क की बात कर रहे हैं इसमें, कि अलग अलग वर्क की वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, है ना। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग एक और केस आता है ऐसा, वो भी बार बार फिजिक्स में आपको यूज होगा। ठीक है, वो केस ये है कि आपने क्या किया, एक स्ट्रिंग को ऐसे हैंग कर दिया, स्ट्रिंग से एक आपने बॉब हैंग कर दिया ऐसे, है ना, यहाँ पे, और इसको किसी एंगल से शिफ्ट कर दिया यहाँ तक, है ना, कि यहाँ पे आपका कोई बॉब हैंग है, ये ऐसा, यहाँ से हम इसको यहाँ ले गए, है ना। तो आपने कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, इसका मास m है और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l है, आपने कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया यहाँ पे, और इस हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के इसको शिफ्ट करके हम यहाँ पे ले गए, एंड दिस एंगल इज थीटा। थीटा एंगल से आपने शिफ्ट कर दिया यहाँ से, ये इस तरह का पाथ फॉलो करेगा और यहाँ पहुंच जाएगा। तो आप देखो कि इस बॉब के ऊपर सिर्फ ये एफ ही थोड़ी लग रहा, और भी तो फोर्स लग रहे होंगे। एक तो फोर्स लग रहा होगा इसका, और क्या लग रहा होगा, एक टेंशन लग रहा होगा टी, है ना, कि आपने इस बॉब को के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करके इसको शिफ्ट करके यहाँ पहुंचा। तो आपको वर्क बताना है कि भाई इस फोर्स ने कितना वर्क किया इस प्रोसेस में, वेट ने कितना वर्क किया इस प्रोसेस में, और टेंशन ने कितना वर्क किया इस पूरे प्रोसेस में। चेक करो, देखो क्या आ रहा है आंसर। अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क कितना होगा आपके आंसर में, फोर्स आ सकता है, एल आ सकता है और थीटा आ सकता है। आप ऑर्ली बता दो, इसको लिखना तो मुश्किल होगा, ऑर्ली अगर किसी को समझ में आ रहा तो बता दो। तो पहले का क्या F इंटू एल थीटा होगा? एल थीटा मतलब साइन थीटा कॉस थीटा कुछ आएगा ना। तो जो डिस्टेंस होगा वो तो थीटा इंटू एल हो जाएगा ना ना, ऐसा नहीं होता। आप देखो, तो हाँ मतलब जब हम लिखते हैं ना वर्क, तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अलोंग लेते हैं, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स
into displacement along the force. तो बट जो एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ बाय हाँ रेडियस, वो सब कुछ सही है आपका। यहाँ पे फोर्स तो हमेशा हॉरिजॉन्टल है ना, अगर फोर्स हमेशा इस पाथ के टेंजेंशियल होता तब आपका आंसर सही था। फोर्स तो हमेशा हॉरिजॉन्टल है ना, वही बता दूंगा मैं आपको। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग सब कुछ समझो इसे। देखो वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो आप देखो ये जो फोर्स है वो तो हॉरिजॉन्टल है, तो आप लिख दोगे फोर्स। अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो हम डिस्प्लेसमेंट भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से टी में अभी हटा दे रहा हूँ, है ना, यहाँ से टी हम हटा देते हैं ऐसे कि भाई ये यहाँ पे था, अभी यहाँ पहुंच गया, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इतनी तो हुआ, इतना। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनस एल है, ये चीज एल साइन थीटा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आ गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स मीन्स एफ एल साइन थीटा। अप्लाइड फोर्स ने इतना वर्क किया इसमें। वह फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल लेना है। अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या लेना है, बेसिकली आपको हॉरिजॉन्टल लेना है। तो पहला आंसर आ गया। सेकंड, वर्क डन बाय द वेट। अब देखो वेट कैसा है, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल। वर्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट भी वर्टिकल लेना है आपने। तो mg cos थीटा, नहीं, mg cos l थीटा। इस एल को भी यहाँ से हटा दो, क्योंकि एल आप हाइपोटेनस में कंपोनेंट ले रहे हो ना, तो आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे। ये चीज आप समझना, ये अगर एल है तो ये एल साइन थीटा होगा। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हम जानते हैं, ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी एल कॉस थीटा, हाँ, क्योंकि अगर हाइपोटेनस एल है तो ये एल साइन थीटा होगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। ये वेट के अलोंग डिस्प्लेसमेंट इतनी ही तो हुआ, इसका बीच वाला गैप। तो पूरा एल था, ये एल कॉस थीटा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो वेट वर्टिकल है तो वर्टिकल फोर्स तो वेट लिख दिया आपने, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना ऊपर चला गया बॉब, ये एल माइनस एल कॉस थीटा। लेकिन स्टिल इस आंसर में भी मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? तो बता सकता है क्या? सर नेगेटिव साइन। डायरेक्शन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, क्योंकि इसमें एफ और एल साइन थीटा की डायरेक्शन सेम थी, एफ राइटवर्ड था, एल साइन थीटा भी राइटवर्ड था, तो ये वर्क पॉजिटिव आ गया। इसमें वेट डाउनवर्ड है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है ना, तो दोनों अपोजिट है, तो ये माइनस साइन आ जाएगा यहाँ। हमेशा इस पे फोकस करना है आपने कि भाई फोर्स को तो आप लिख दो जो भी है, अब उस फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो होता है ना, कि फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो एफ इंटू एल साइन थीटा हो गया, एफ इंटू एल माइनस एल कॉस थीटा हो गया। लेकिन थोड़ा सा सरप्राइजिंग रिजल्ट टेंशन का है। वर्क डन बाय द टेंशन कितना हो जाएगा इसमें, वर्क डन बाय द टेंशन 0 होगा, बिकॉज tension force is always perpendicular to the displacement. ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, कहीं भी चला जाए इस तरह से परपेंडिकुलर होगा ये, कि जैसे मैंने बोला ये आपका इस तरह से बॉब था, है ना, इस बॉब को डिस्प्लेस करके हम यहां से यहां लेंगे, तो इसमें टेंशन कोई कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज होता रहेगा। लेकिन जैसे मैंने बोला टेंशन यहाँ पे ऐसा है तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो टी और डी एस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। किसी इंस्टेंट में जब बॉब यहाँ पे कहीं पे होगा तो आप टेंशन इस तरफ हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, है ना, कि टेंशन तो स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही होगा ना, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होगा ऐसे, तो ये एंगल अभी भी 90 डिग्री है। तो कहीं भी ये चला जाए टेंशन और डिस्प्लेसमेंट में हमेशा जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा पूरी जर्नी में। तो पूरी जर्नी में हर जगह पे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है, तो इसलिए वर्क डन बाय द टेंशन हमेशा इस केस में क्या होगा, 0 होगा, है ना। वेट भी डिस्प्लेसमेंट के यहाँ परपेंडिकुलर था लेकिन सिर्फ एक ही जगह पे होगा, स्टार्टिंग में। अगर बीच में हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ये है, पाथ के अलॉन्ग वेट ऐसा एक्ट करेगा,
तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है ना, इसलिए तो एंगल नेगेटिव, वर्क नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि जब ऑब्ट्यूस एंगल बनता है तो वर्क नेगेटिव होता है। तो इस केस में टेंशन और डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा डिपेंडिकुलर है, तो वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये आपका वैसे है ना, तो तीनों आपने पढ़ लिया। तो ये स्किल्स होते हैं कैसे निकाला। आप जो पूछ रहे थे वो भी हो सकता था, ए फोर्स इज टेंजेंशियल टू पाथ, टेंजेंशियल टू पाथ, कि अगर फोर्स पाथ के टेंजेंशियल होता, जैसे बॉब था, इस बॉब को हम यहां से यहां ले गए, अब जो फोर्स लग रहा था यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल था, लेकिन जैसे जैसे इसका पाथ चेंज हो गया, इस फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होती जाती है, ऐसे है ना। फोर्स इस पाथ के टेंजेंशियल अगर हमेशा लगता है ऐसे, हमेशा, है ना। इसमें तो हॉरिजॉन्टली फोर्स रखा था मैंने हमेशा हर जगह पे। अब इसमें अगर फोर्स इस पाथ के टेंजेंशियल होता तो सेम यही डेफिनेशन आप लिखते, और ये एंगल अगर थीटा है तो एफ इज इक्वल वर्क डन बाय द फोर्स हो जाता, फोर्स तो एफ है, लेकिन अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ये वाला हो जाता लेंथ। और ये आर्क लेंथ क्या होती है, आपने बताया कि आर्क लेंथ होती है रेडियस इनटू एंगल, तो एफ इनटू एल थीटा हो जाता है। दिस एल थीटा इज द आर्क लेंथ। लेकिन ध्यान रखना, इस केस में थीटा हम पुट करते हैं ना, वो रेडियंस में पुट करते हैं। जब भी रेडियस थीटा एंगल आइसोलेटेड पुट करते हैं तो रेडियंस में पुट करते हैं, ये भी सही है। हाँ, लेकिन इसमें फोर्स हमेशा ऑर्बिटल था, तो इसलिए वो हो गया। तो इस तरह से हम वर्क निकालते हैं। तो बट ये तो डिस्टेंस हुआ ना, कि डिस्प्लेसमेंट? बेटा देखो, अगर कोई फोर्स हमेशा पाथ के टेंजेंशियल है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क रह जाएगा, आप समझ गए। मैंने बोला कि जैसे यहाँ पे कोई ब्लॉक है ऐसा, इस पे अगर मैं ऐसा फोर्स लगाता और इस फोर्स से ये यहाँ पे चला जाता, तो इस केस में अगर ये स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ऐसे जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो एक ही चीज होगी ना, फिर फोर्स तो हमेशा उसके अलॉन्ग ही है, इसमें भी अलॉन्ग है ना। जब वो तब होता है जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अब अलग होती, इसमें तो हमेशा छोटे छोटे डीएस के अलॉन्ग ही है। ओके। सिंपल आपका ऐसा है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर, आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, है ना। तो आपका जगह से जैसे एक क्वेश्चन आता है उसको मैं यहाँ पे इलस्ट्रेट कर देता हूँ आपको, मैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, है ना। जैसे बड़ा एक पॉपुलर क्वेश्चन होता है यहाँ पे, इस तरह का कोई ट्रैक होता है ऐसा, ये ऐसा एक कोई कर्व ट्रैक है ऐसा, ये कर्व बनाना बड़ा मुश्किल है यार, इसमें वन नोट में ये प्रॉब्लम नहीं आती। यहाँ बना देते हैं कर्व ऐसे, ये आपका कोई कर्व ट्रैक है ना। और ये जो एंगल टोटल बना रहा है कर्व जो है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है ऐसा, है ना। कि कोई भी हमने ट्रैक ऐसा ले लिया, है ना, और ये एंगल यहाँ पे 90 बन रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ। फर्स्ट केस में आपको दिया हुआ है फोर्स इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, ये रेडियस आपको आर दी हुई है, इस ट्रैक की रेडियस कितनी है, आर है। फोर्स इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, ये फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है कि भाई ये ए पॉइंट पोजीशन पे था, ए से हम इसको बी पे लगा रहे हैं, ए से बी पे ले जाना है यहां तक, हाँ। फर्स्ट केस में फोर्स इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, सेकंड केस में फोर्स इज
always directed towards point B. And third case में force is, है ना, कि थर्ड केस में अगर हम देखेंगे तो फोर्स इज टेंजेंशियल टू पाथ, टेंजेंशियल टू पाथ। तीन केस आ गए। हाँ, तो आपको हर केस में बताना है कि वर्क कितना होगा। फाइंड आउट द वर्क डन, वर्क डन टू मूव block from, find out the work done to move the block from A to B, from A to B। हाँ, तो फर्स्ट केस में क्या होना चाहिए? अगर ये फोर्स F है तो फोर्स हमेशा अगर हॉरिजॉन्टल रहेगा तो क्या वर्क होगा? अगर मैं इसको A से B में ले जा रहा हूं तो F is sin theta। नहीं नहीं, क्या हो जाएगा? FR हो जाएगा, सिंपल सा ऐसा है। अगर फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल है तो हम इसका डिस्प्लेसमेंट भी तो हॉरिजॉन्टल ही लेंगे ना। तो अगर ये यहां से यहां गया, क्या पाथ फॉलो किया, उससे क्या मतलब है? अल्टीमेटली इसका डिस्प्लेसमेंट भी तो हॉरिजॉन्टली ये लेना है ना आपको। तो एफआर हो गया, फोर्स भी राइट वर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी राइट वर्ड है, तो एफआर हो गया। सेकंड केस में है कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट बी, मतलब फोर्स कहीं भी होगा ये हमेशा डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट बी होगा। ऐसा यहां पे था तो भी बी को डायरेक्ट कर रहा था, ये यहां पे था तो भी बी को डायरेक्ट कर रहा था ये। तो क्या हो जाएगा आपका? ये वर्क हो जाएगा FR तब भी F√2R। F√2R, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर ये F हमेशा बी पॉइंट की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, मतलब ये चीज √2R हो जाएगी, है ना। ये F हॉरिजॉन्टल है तो F/R हो गया, F अगर इस डायरेक्शन में है तो F/√2R हो गया। अगर टेंजेंशियल टू द पाथ है हमेशा सर्कमफ्रेंस का 4 ले लेंगे डिवाइड F इंटू π/r2 π/r डिवाइडेड बाय 2। हाँ, F इंटू πr/2 हो जाएगा, सही है ना। क्योंकि जब टेंजेंशियल टू द पाथ है तो इस पूरे कर्व की हम लेंथ ले लेंगे ना, कितना होगा ये, तो ये जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? ये क्वार्टर ऑफ ए सर्किल ही तो है, तो 2πr/4 हो जाएगा, मतलब F इंटू πr/2 हो जाएगा। ये बहुत ही लैंडमार्क चीज है ये ध्यान देना इसमें। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के लॉन्ग क्या हो रहा है, बाकी डिस्प्लेसमेंट से आपको मतलब नहीं होता है। ये आपका गया। इसी केस में अगर आपसे कोई पूछता, वैसे तो पूछा नहीं था, कि इसमें एक वेट भी तो लग रहा होगा नीचे, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द वेट? कितना हो जाता है वर्क डन बाय द वेट इस केस में, अगर ये ए से बी जा रहा है तो? फर्स्ट वाले में तो 0 होगा ना सर। नहीं माइनस नहीं, मतलब ये एफ तो खत्म हो गया अब, खाली वेट की वजह से वर्क कितना होगा अगर ये ए से बी जा रहा है? माइनस FR माइनस mgr, यस सर। फोर्स है और वेट के अलाउंग डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया? आर तो हो गया, और दोनों अपोजिट है, माइनस mgr हो गया। इस केस में एक नॉर्मल फोर्स भी लगता है यहाँ पे। व्हाट इज द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स? MGR नॉर्मल फोर्स की वजह से 0 नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क क्या होगा? 0। 0, बिल्कुल 0 है, क्योंकि नॉर्मल तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा ना। जैसे ये यहाँ पे था तो नॉर्मल ऊपर था, वेट डाउनवर्ड था, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे भी वेट तो डाउनवर्ड ही रहेगा ना। एंड व्हाट अबाउट द नॉर्मल? नॉर्मल तो परपेंडिकुलर ऐसा हो जाएगा ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट से एंगल कितना हो जाएगा? 90।
कि पूरी जर्नी में इसके और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ये 0 हो गया, ये हम कर सकते हैं ऐसे। तो हर फोर्स सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग वर्क हम निकाल सकते हैं ऐसे, है ना, हम कर सकते हैं ऐसे। चलो आज काफी टाइम हो गया है ना, बाकी कल भी आपका लेक्चर है, कल इसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना, क्योंकि देर हो रहा है, मुझे कहीं जाना भी है। सर 1 मिनट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ प्लीज वैसे, प्लीज वैसे। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. बाय बाय। बस क्लास में तो गैप मत करो, गैप करोगे फिर गड़बड़ हो जाएगी, गैप सर Thank you.